हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो इसके 4 महत्वपूर्ण गुण को बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग 5वां महत्वपूर्ण गुण को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5वां दिया गया है आवेशी चालक के पृष्ठ पर। तो 5वां आपको इसी में यही बताया गया है। क्या बताया गया है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पहले इसको नोट कर लीजिए तब बताएं। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे तब आगे शुरू करेंगे। यहाँ बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ यही बताया जा रहा है। और तो इसमें हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, क्या समझना है? इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका एन कैप दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप दिया गया है। ठीक है, ये एक तरीके से कार्य किस पर करता है? ये कार्य करता है अभिलंबोत दिशा पर। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एन कैप आपके बाहरी तरफ, यानी बाहरी जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनों की, उस पे क्या करता है? एनकैप के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो आपका दिया गया है डेल एस के रूप में, वो एक तरीके से किसके रूप में? अनुप्रस्थ काट के रूप में दिया गया है। जो आपका यहाँ पर डेल एस दिया गया है वो अनुप्रस्थ काट के रूप में दिया गया है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। और जो वेक्टर ई दिया गया है ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। ठीक है, सिग्मा और जो एप्सिलॉन नॉट दिया गया है, ठीक है, ये सिग्मा बताता है पृष्ठ के आवेश का घनत्व के बारे में। ठीक है, पृष्ठ के आवेश के घनत्व के बारे में बताता है। और एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की विद्युतशीलता को, चुंबकीयशीलता को बताता है। ठीक है, तो यहाँ इसी चीज के बारे में क्या किया गया है? व्यक्त किया गया है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट के रूप में दिया गया है और एन कैप में दिया गया है। इसमें दिया गया है एन कैप में। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा तो वो अभिलंबोत होते हुए इस तरीके से क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, और गॉस के फिर यहाँ पे थ्योरम का प्रयोग किया गया जिसमें आपका समाकलित ईडीए इंटू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिया गया है। अब इसको और छोटे अल्पंश में इसका प्रयोग किया गया है। ये क्या होता है उसको हम आपको बता रहे हैं, जिसको इंसुलेटर्स कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे इंसुलेटर देखे होंगे, देखे नहीं देखे? देखे है ना? दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं तो जिससे आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आए। इंसुलेटर वो होता है जो खंभे के पास लगा रहता है। बहुत सारे प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको लिखना शुरू करें। थोड़ा लिख लीजिए, लिखिए। वे सभी पदार्थ जिनमें, तो चलिए इसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ बताया जाए वो सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अब ऐसे सभी पदार्थ, अब कौन से पदार्थ ये भी ध्यान रखिएगा, वे पदार्थ जो विद्युत के लिए क्या होते हैं? अचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, वे सभी पदार्थ जो विद्युत के लिए क्या होते हैं? अचालक। क्योंकि विद्युत रोधी का मतलब ही क्या होता है? विद्युत रोधी का मतलब ही होता है अचालक। क्या होता है? अचालक। विद्युत रोधी का मतलब अचालक। अच्छा, चलो ठीक है, हटाओ। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से, जब कोई अचालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश ही नहीं करेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं हुई। जैसे किसी में जो कोई चीज है, जैसे समझिए कि जब शरीर में ब्लड होगा, ठीक है, तभी तो प्लाज्मा और ये सब चीजें कार्य करेंगी। जब ब्लड ही नहीं है शरीर में तो कोई प्लाज्मा क्या क्या टी4 लिम्फोसाइट या कोई चीज, कोई प्रक्रिया नहीं करेगी। तो सेम उसी तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब दिन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो तथा सामान्य परिस्थितियों में इनमें धारा का चलन नहीं हो पाता। देखो सही बता दिया गया आगे चल के कि किसी भी परिस्थिति में इनमें धारा का क्या होता है? चलन नहीं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें धारा का चलन नहीं हो पाता। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको बताया गया है। लिखो भंजक विभवांतर में लिखो। चलिए नोट करिए इसको। चलिए हम लोग समझेंगे विद्युत भंजन के बारे में क्या होता है। ठीक है, वो भंजक विभवांतर के बारे में।
भंजक विभवांतर क्या होता है इसको समझेंगे। बताया जा रहा है वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत विद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत पदार्थ कुछ भंजन होने ही वाला हो, भंजक विभवांतर भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग इसको समझेंगे। कुछ समझ में आया लोगों को क्या कह रहा है ये? लेकिन कितना आसान है, अभी आपको जैसे बताएंगे ना तैसे आप समझेंगे छेक कह कर, बहुत आसान है। देखिए बताया जा रहा है वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत विद्युत क्षेत्र, कोई यहाँ पर परावैद्युतांक का प्रयोग किया गया है। परावैद्युतांक पदार्थ आप जानते हैं क्या होता है? आप जानते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ वो होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे आपका इंसुलेटर अभी बताएं कुछ देर पहले। ठीक, वो है आपका परावैद्युत पदार्थ। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी के साथ, जो यहाँ बताया उसी के हिसाब से समझेंगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब अधिकतम विभवांतर यानी कि विभवांतर की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। विभवांतर की संख्या ज्यादा कब होगी? जब आवेश की संख्या बढ़ेगी। ठीक, यानी जब इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश धारा बहुत तेजी के साथ आ रही है तो विभवांतर अपने आप बढ़ जाएगा। तो जिसके संगत में विद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत, जिसके संगत में जैसे पा रहा था तो उसपे एक इंसुलेटर लगा है। अभी आपको हमने बताया कि इंसुलेटर देखे चक्र के जैसे होता है। तो जो इंसुलेटर पदार्थ का प्रयोग किया गया था, तो वहां पर उस इंसुलेटर में भी जब धारा ज्यादा आने लगती है, आवेश ज्यादा आने लगता है, तो वहां पर विद्युत भंजन होने लगता है, यानी कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। जब धारा ज्यादा आ गई तो जो आपका जो एक तरीके से परावैद्युतांक लगा था जिसमें धारा होने की कोई संभावना नहीं थी, वहां पर भी धारा आने लगती है। ठीक है, और जब धारा आने लगती है यानी कि विद्युत भंजन होने लगता है, तो उसी भंजन को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है, भंजक विभवांतर कहा जाता है। कोई समस्या इसमें तो बताओ। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरा होता है ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक, हम लोग समझेंगे पहले क्या अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। चलिए, यहाँ बताया था कि अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के केंद्र समापाती होते हैं। ठीक है, तो वो अध्रुवीय कहलाते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए, हम लोग देखें तो इसमें जो आपके बताया था धनावेश और ऋणावेश यानी कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक तरीके से समापाती के रूप में रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका एक परमाणु के रूप में मान लीजिए। ठीक, तो ये जब समापाती के रूप में हो तो एक ऊपर प्लस होगा एक माइनस होगा, इस तरीके से होंगे। ये कभी भी इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे। ठीक, ये कभी भी इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस पे अध्रुवीय पे कार्य होगा, किस पे कार्य होगा? अध्रुवीय पे, तो यहाँ कार्य होगा जब वो एक तरीके के ही परमाणु, ये भी ध्यान रखिएगा क्या हो? एक ही तरीके के परमाणु, जैसे आपका N2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, ये सब हो गए। अगला हेडिंग डालिए ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, लिखिए इसमें वह पदार्थ। अब जैसे इसमें यही बताया जाए कि इसके केंद्र पे संपाती नहीं होते, तो अगर E बराबर 0 करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये अगर नॉट इक्वल टू 0 बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कार्य तो इसे करेगा लेकिन माइनस प्लस पे कार्य करेगा, इस तरीके से। और इसमें होता क्या है, कैसे क्या चीज होती, इसमें होता है इस तरीके से आपका है HBr, या है आपका NaCl, या फिर है HCl। ठीक, अब तो इसको समझ गए होंगे क्या कह रहा है ये।
ध्रुवीय परावैद्युत वे जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र पर संपाती होते हैं, ठीक है, वो संपाती नहीं होते। अब देखिए सबसे पहली चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो दिया गया है HBr NaCl HCl, ये दिया गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके जो चार्ज है H पर प्लस है और Cl पर निगेटिव, ठीक। इसके जो चार्ज है वो है Na पे प्लस और Cl पर निगेटिव। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से इस पे कार्य कर रहा है कि इस पे कार्य कर रहा है, इस पे कार्य। तो इसका मतलब यही है कि जब हमारा आगे प्लस चार्ज और बाद में निगेटिव और पहले प्लस चार्ज बाद में निगेटिव कार्य करेगा, ठीक है, तो वो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र को पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जन्म देगा, ठीक। और अगर वही इस तरीके से कार्य करेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें नहीं प्रकट होगी। यही चीज में बताया गया है ध्रुवीय और अध्रुवीय में। समझिए कुछ दिक्कत, ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए, परावैद्युत का ध्रुवण। ये आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के रूप में बताया जाता है, ठीक है। परावैद्युत का जो ध्रुवण होता है, ठीक है, इसके हम कुछ लोग हम समझेंगे। जैसे भी हमने आपको बताया कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो परावैद्युत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो परावैद्युत के रूप में कार्य करते हैं? परावैद्युत में वही तत्व आते हैं जो एक तरीके से क्या करते हो, करंट को सप्लाई, मतलब करंट में सप्लाई, करंट में लगे रहेंगे लेकिन उसमें सप्लाई नहीं होगा, वो तत्व क्या कहलाते हैं? परावैद्युत कहलाते हैं, ठीक है। करंट मतलब सर्किट के साथ वो जुड़े ही रहेंगे, जैसे आपने पिलर में खंभे में देखा होगा जो जहाँ पे तार लगे रहते हैं उसमें जुड़ा तो रहेगा लेकिन उसमें सर्किट सप्लाई, करंट सप्लाई नहीं होगा। हाँ, करंट सप्लाई होता है जब क्या होता है, भंजक विभवांतर होता है। क्या होता है? भंजक विभवांतर। अभी आपको बताया कि भंजक विभवांतर होता क्या है, ठीक। तो जब भंजक विभवांतर होगा तभी उसमें करंट में क्या होगा, सप्लाई होगा, ठीक। तो ये होगी आपको सही। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि परावैद्युत जो ध्रुवण होता है उसमें किस तरीके से या किस आकृति से उसको किस तरीके से बनाया जाता है कि जो बीज से धारा प्रवाहित होती रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं परावैद्युत पे कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, उसके अंदर क्या होता होगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा। तो हम लोग इसी को समझेंगे इसमें कि हाँ किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।